नमस्कार। हम लोगों ने अपने पिछले अध्ययन में ये देखा था कि टेस्ट क्या है, मेज़रमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है, और हमने उसके क्रम को भी जानने का प्रयास किया था। आज मैं आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन की चर्चा करने की कोशिश करूंगा और वो है असेसमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आकलन के प्रकार। आकलन हमने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आकलन का तात्पर्य है कि जब हम बच्चों के स्ट्रेंथ को और वीकनेस को जानने का प्रयास करते हैं ताकि हम उनको फीडबैक दे सकें, तो वह जो प्रोसेस है वो आकलन कहलाती है। और ये टीचिंग लर्निंग का एक सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ के द्वारा होता रहता है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि जो आकलन है, जो टीचर बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथ जानने के लिए करता है ताकि वो फीडबैक प्रदान कर सके, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रकार है इसका, और वो है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट। इसको हम कह सकते हैं स्थानन आकलन, लेकिन आप लोग इसको प्लेसमेंट से ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो प्लेसमेंट असेसमेंट है, नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम बच्चों के लिए लर्निंग प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसके पहले ये किया जाता है। यानी टीचिंग से पहले, कोई लर्निंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उसके पहले, क्लासरूम एक्टिविटीज़ शुरू करने से पहले, ताकि हमें बच्चों के जो सफिशिएंट नॉलेज है, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसका अंदाज़ा लगे और हम बच्चों को ग्रुप में बांट सकें और ये समझ सकें कि हमको किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है। यानी टीचिंग से पहले जब हम कोई असेस करते हैं तो उसको हम इसके कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो क्या है, वो देखिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है, हम कहते हैं कि कैसे हम प्लेसमेंट असेसमेंट करेंगे। प्लेसमेंट जो असेसमेंट है हम कैसे करेंगे, देखिए। जब हम किसी बच्चे को मान लेते हैं मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम बच्चे को ये देखेंगे कि उसको जो मल्टीप्लिकेशन है कितने डिजिट का आता है। तो हम बच्चों को ग्रुप में बांटने का प्रयास करेंगे कि 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कितने बच्चों को आता है, 3 डिजिट का कितने को आता है, 1 डिजिट का कितने को आता है, और कितने ऐसे बच्चे जिनको नहीं आता। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होने से पहले जब हम बच्चे की सफिशिएंट नॉलेज जानने का प्रयास करते हैं, यानी पढ़ाई शुरू होने से पहले, क्लासरूम एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने से पहले जब हम जानना चाहते हैं कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, ताकि हम उसी हिसाब से उसको पढ़ाएं और ग्रुप में बांटें। इसका और भी अर्थ है कि एडमिशन से पहले भी कई बार इस तरह का टेस्ट लिया जाता है ताकि बच्चों को हमें समझ सकें कि बच्चा किस योग्य है और हम कहाँ उसको एडमिशन दें या किस ग्रुप में एडमिशन दें, किस प्रोग्राम में एडमिशन दें। तो इसके लिए भी होता है। अब जैसे देखिए, For the acknowledgement of placement assessment, we have to take
टेक सम टेस्ट, हमें कुछ टेस्ट लेना होता है ताकि हम पता कर सकें कि वो कौन सा बच्चा है जो किस ग्रुप में जाएगा, उसको कितनी नॉलेज है। तो हम क्या क्या टेस्ट लेते हैं इनके लिए, देखिए इनके लिए हम 2-3 टेस्ट लेते हैं। पहला है रेडीनेस टेस्ट, रेडीनेस टेस्ट लेते हैं, रेडीनेस टेस्ट लेते हैं। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चे की सफिशिएंट नॉलेज कितनी है, बच्चा किस योग्य है, क्या कर सकता है, इसको किस ग्रुप में हमें डालना है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले, टीचिंग शुरू होने से पहले हमें पता चल जाए कि बच्चा किस योग्य है, ताकि उसी हिसाब से हम उसको पढ़ा सकें, उसी हिसाब से उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अरेंज कर सकें। तो हमने कौन सा टेस्ट लिया, रेडीनेस टेस्ट लिया, तत्परता का टेस्ट लिया, उसकी अभिक्षमता का टेस्ट लिया, और तीसरा हम कह सकते हैं प्री टेस्ट, यानी किसी भी प्रोग्राम को शुरू होने से पहले जो हमने टेस्ट लिया, ये भी टेस्ट इसमें आएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को कितनी सफिशिएंट नॉलेज है जिस नॉलेज को हम देने जा रहे हैं उसके विषय में, और इस आधार पे हम बच्चों को ग्रुप में बांट सकते हैं, टॉपिक्स में बांट सकते हैं। तो इस तरह का जो टेस्ट है उसको हम कह सकते हैं कि प्री टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, रेडीनेस टेस्ट के द्वारा हम बच्चों के ज्ञान का पता लगा सकते हैं कि हम उनको किस वर्ग में बांट सकते हैं और बच्चे को कितना नॉलेज है इस सब्जेक्ट में। अब बेटा देखिए, हम बात करते हैं कि हम किसी भी बच्चे के लिए प्लेसमेंट असेसमेंट क्यों करते हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि हम उसको ग्रुप में बांटने का प्रयास क्यों करते हैं, ताकि हम आसानी से बच्चों को समझा सकें, उनके आधार पर हम टीचिंग लर्निंग मेथड अप्लाई कर सकें और बच्चे को सीखने में भी आसानी हो। अब बेटा देखिए, दूसरा टेस्ट हमारा आता है प्लेसमेंट टेस्ट असेसमेंट के बाद दूसरा जो असेसमेंट है वो क्या है। देखिए, पहला हमने क्या पढ़ा, प्लेसमेंट असेसमेंट। दूसरा बेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, या हम कह सकते हैं योगात्मक, इसको हम कह सकते हैं रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। और ये असेसमेंट ऐसा असेसमेंट है जो क्लासरूम एक्टिविटीज के साथ साथ चल रहा है। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये चलता रहता है और ये सबसे महत्वपूर्ण असेसमेंट का पार्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम कह सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए असेसमेंट। दूसरा इसी का पार्ट है असेसमेंट एज लर्निंग। फिर असेसमेंट इन लर्निंग। ये तीनों ही लर्निंग इसी प्रक्रिया में शामिल है। अब इसका अर्थ हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है हम बच्चे का एसेस इसलिए करते हैं ताकि हम लर्निंग को व्यवस्थित कर सके, उसी आधार पे लर्निंग को आगे चला सके। दूसरा बेटा असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है कि बच्चे खुद आपस में पीयर के द्वारा अपने आप को एसेस करते हैं, यानी बच्चों का ग्रुप उनको एसेस करता है कि कितना समझाया गया, कितना समझ में आना चाहिए था और कितना उसको आया। तीसरा बेटा असेसमेंट इन लर्निंग, इसमें क्या होता है,
असेसमेंट इन लर्निंग में क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि टीचर जब पढ़ा रहा है क्लास में, पढ़ाने के दौरान वो क्या करता है, थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है, तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग, जो उसका लर्निंग से कोई रिलेशन नहीं होता। यानी टीचर भी पूछ सकता है और स्टूडेंट भी पूछ सकता है। तो पढ़ाने के दौरान उस टॉपिक से थोड़ा हट के कुछ भी नॉलेज जब टीचर पूछता है बच्चों की नॉलेज जानने के लिए, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट प्रूव करने के लिए या बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। तो ये तीनों ही लर्निंग फॉर्मेटिव लर्निंग के दौरान ही होती है। अब देखिए बेटा, फॉर्मेटिव लर्निंग का मतलब है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ टीचर के द्वारा की जाती है जिससे पता चले कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, बच्चे को क्या आता है। और जब बच्चे को ये टीचर को जब ये पता चल जाता है कि बच्चे को क्या आता है, तो उसी आधार पे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉडिफाई करता है। यानी टीचर असेसमेंट जो करता है, और वो असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो सिर्फ इसलिए करता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से चल सके। अब इसके लिए वो क्या क्या तरीका अपनाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान। पहला जो अपनाता है क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई करता है। क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है, बच्चे उत्तर देते हैं, पता चलता है कि भाई बच्चे को कितना आता है, उसी हिसाब से वो अपना आगे की प्रक्रिया बढ़ाता है। दूसरा क्या करता है टीचर, ऑब्जर्वेशन करता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है, उस दौरान टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता है कि बच्चा कितना इन्वॉल्व है, सही ढंग से आगे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसके एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो इसको हम कहते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण के द्वारा भी टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तीसरा बेटा इसमें आता है सेल्फ असेसमेंट, यानी बच्चे खुद अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि मुझे इतना आ जाना चाहिए था, मुझे इतना समझ में आ जाना चाहिए था, मुझे ये टॉपिक का ज्ञान हो जाना चाहिए था, क्या उतना हुआ है। अगर उतना हुआ है तो वो खुद अपना एसेस करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसके अलावा बेटा इसमें एक और आता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट भी इसका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है कि बच्चे के साथी ही उसको असेस करते हैं, और जब बच्चे को ये लगता है कि माय फ्रेंड इज असेसिंग मी, तो वो क्या करता है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे असेस करोगे तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम मेरी असेसमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी, मैं तो जानता हूँ इस टॉपिक को। इस तरह से उसके अंदर फीलिंग आती है। इसके अलावा बेटा इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए टीचर एक और मेथड अपनाता है, और वो मेथड क्या है, एग्जिट स्लिप एंड, या और कह सकते हैं एग्जिट स्लिप और एग्जिट टिकट। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, इसका अर्थ यह होता है कि जो टीचर है वो जब क्लास में पढ़ाने के बाद जब क्लास से निकलने लगता है तो वो स्टूडेंट से कहता है कि आप एक स्लिप पर जो चीज़ें समझ में नहीं आई, जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा, उसके विषय में एक कागज़ पर आप लिख के हमें दे दीजिए। और वो कागज़ का टुकड़ा क्या कहलाता है, एग्जिट स्लिप या एग्जिट टिकट। टीचर उसको लेके जाता है घर पे, उसको देखता है कि किस बच्चे ने क्या लिखा है, क्या क्या प्रॉब्लम आई है उसको, छोटे से टुकड़े पर, छोटे से कागज़ के पार्ट पर। और फिर नेक्स्ट डे जब वो टीचिंग करता है तो उसमें उन चीज़ों को पर गौर करता है जिस पर बच्चों ने लिख रखा होता है। अगर किसी बच्चे ने लिखा कि सर आपने थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया, या ये पोर्शन मुझे समझ नहीं आया,
तो उस पर वो गौर करता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अलावा बेटा इसमें एक और चीज़ आती है, फीडबैक। यानी फीडबैक बच्चों को दिया जाता है। फीडबैक इतना महत्वपूर्ण पोर्शन है जो फीडबैक इससे जुड़ा हुआ है। फीडबैक दो तरीके से दिया जाता है, या तो टीचर लिखित रूप से फीडबैक देता है या तो ओरल रूप से देता है, मौखिक रूप से। लेकिन ये देखा जाता है जब उचित समय पर एक टीचर के द्वारा प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है तो बच्चे का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। और इसके लिए ये कहा जाता है कि जो बच्चों का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है बच्चे की, वो डिजायर्ड परफॉर्मेंस में हो जाती है। ये देखिए बेटा, जो वास्तविक उसकी उपलब्धि है या जो वास्तविक उसका निष्पादन है वो एक अपेक्षित या वांछित परफॉर्मेंस में बदल जाती है। यानी जो वास्तव में वो परफॉर्म कर रहा है अब वो उतना परफॉर्म करने लगता है जितना हम चाहते हैं। डिजायर्ड परफॉर्मेंस में बदल जाती है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हम यहाँ पे फीडबैक देते हैं। जो फीडबैक होता है, फीडबैक से उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती और जो हम चाहते हैं वो परफॉर्मेंस बच्चा देने लगता है। यानी जो दे रहा था परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस में सुधार आता है और जो हम चाहते थे वो परफॉर्मेंस उस बच्चे से हमें मिलने लगती है। तो इस तरह से बेटा जब हम देखते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। हम कह सकते हैं कि 4 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, या हम कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में 4 स्टेजेस होती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। और वो क्या है बेटा, देखिए पहला है, देखिए हम इसमें कहेंगे आइडेंटिफाइंग द गैप। पहली स्टेज ये है या पहला एलिमेंट है कि हमें पता करते हैं कि गैप कहाँ है। गैप का मतलब जो हमने पढ़ाया और जो बच्चे ने हमें परफॉर्म करके दिया, जो हम चाहते थे और जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया, उसमें गैप क्या है, कितना है, किस तरह का गैप रह गया, किस तरह की कमी रह गई। इसके बाद बेटा जब हमें गैप पता चल जाता है तब क्या होता है, यहाँ पे हम देते हैं फीडबैक। फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि वो गैप अगर है तो वो गैप दूर कैसे हो, और दूर करने के लिए टीचर्स के द्वारा फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। फीडबैक के बाद होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती, यानी स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व होता है उस फीडबैक के द्वारा, उसका शामिल होना जरूरी, उसका एक्टिव होना जरूरी, उसके आगे के लिए प्रयास करना जरूरी। और जब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो यहाँ चौथी स्टेज आती है जिसको हम कह सकते हैं लर्निंग प्रोग्रेशन। लर्निंग प्रोग्रेशन यानी लर्निंग का प्रोग्रेस होना। लर्निंग प्रोग्रेशन। और इसके बाद फिर दूसरा स्टेप फिर आ जाएगा, फिर वो इसी तरीके से चलता रहेगा हर बार।
ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा। यानी पहले आइडेंटिफाई क्या करेंगे, गैप क्या है बच्चे का, कितना जानता है, कितना जानना चाहिए था और कितना जानता है, वो गैप कितना रह गया। फिर फीडबैक दिया जाएगा, फीडबैक के द्वारा वो टीचर की बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी और उसके बाद फिर लर्निंग को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये तो रहा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है असेसमेंट का वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसको हम कह सकते हैं निदानात्मक आकलन। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, जिसमें हमें ये पता करना होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम्स क्या आई, बच्चे को क्या समझ नहीं आया, यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड व्हाट आर द weakness of the students during learning process, या during learning which problems the students have faced। किस प्रॉब्लम्स को बच्चों ने फेस किया है या उसको जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। उसके बाद रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट करने के लिए, निदानात्मक परीक्षण करने के लिए टीचर क्या क्या प्रक्रिया अपनाता है। पहला अपनाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू करता है बच्चों के साथ, या इंटरव्यूइंग द स्टूडेंट्स, उस बच्चे को बुलाता है और उससे साक्षात्कार करता है ताकि उसकी कमियों का पता चल सके। दूसरा क्या होता है, डिस्कशन विथ पेरेंट्स। डिस्कशन विथ पेरेंट्स, माता पिता से डिस्कस करता है, माता पिता से बात करता है कि आखिर इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या दिक्कतें फेस करता है। आप पेरेंट्स हैं तो आपको पता होगा। तो डिस्कशन विथ पेरेंट्स भी वो कर सकता है। तीसरा है मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस। बेटा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको मॉनिटर कर सकता है कि क्या क्या हो रहा है। लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कर सकता है ये जानने के लिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि डायग्नोस्टिक असेसमेंट का सबसे मेन कारण यही है कि हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स का पता चले कि बच्चे कौन सी प्रॉब्लम्स या वीकनेस को फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। और लास्ट में एक और उपाय है उनके वीकनेस को जानने का, और वो है पिछले साल का एग्ज़ाम जब लिया गया था तो उसमें कैसा रिजल्ट था। यानी हम कह सकते हैं कि चौथा कह सकते हैं समेटिव असेसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो असेसमेंट हुआ था समेटिव, यानी अगर बच्चा 10वीं में है तो 9th क्लास का जो रिजल्ट था फाइनल, उसके आधार पे भी हमें पता चलता है उसके नंबर को देख के, उसके मार्क्स को देख के कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या किस सब्जेक्ट में वीक, कि या कौन सा पोर्शन उसका वीक। तो इस तरह से बेटा ये माना जाता है कि जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसका हम इन तरीके से पता लगा सकते हैं और इसके बाद हम उसी आधार पर इन कमियों को दूर करते हुए हम एक रेमेडियल मेथड अपना सकते हैं, एक उपचार की प्रक्रिया अपना सकते हैं जिससे उसकी वीकनेस को दूर किया जा सके। तो ये तो तीसरा था। अब चौथा असेसमेंट क्या है, देखिए चौथा है समेटिव असेसमेंट। इसको हम कहते हैं योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन ये किसी भी यूनिट के समाप्त होने के बाद लिया जाता है।
इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये फाइनल रिजल्ट होता है और इसमें ग्रेडिंग दी जाती है, इसमें रिजल्ट बताया जाता है। द टीचर assign the grade and marks the students number, final number. Students are either pass or fail. तो ये जो चीज़ें हैं बेटा वो समेटिव में आता है। समेटिव का अर्थ है फाइनल एग्ज़ाम, जो यूनिट के बाद भी लिया जा सकता है, मंथ के बाद भी लिया जा सकता है, हाफ ईयरली लिया जा सकता है, ईयरली लिया जा सकता है। यानी जिसके नंबर जुड़ते हैं और जिस नंबर के आधार पे ग्रेडिंग मिलती, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो फाइनल है। इसके लिए देखिए एक वर्ड लिखा जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का असेसमेंट। जैसे मैं आपको पहले हमने बताया था, इसमें हमने बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग। इनका अंतर देखिए, इनका अंतर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। असेसमेंट फॉर्मेटिव को बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मैं एक उदाहरण के द्वारा इनको बताने का आपको प्रयास करता हूँ। जैसे मान लिया कि आप किसी मेहमान के आने के बाद चाय बनाते, चाय पिलाने से पहले, बनाने से पहले आप उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती हैं, अलग से निकाल के चम्मच से या जैसे भी, ताकि आपको पता चल जाए कि चाय कैसी बनी हुई है। उसमें आप सुधार कर सकती हैं। वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आप उसमें सुधार कर सकते हैं, आप उसमें सुधार कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि उसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। लेकिन जब आपने उस मेहमान को चाय पिला दिया, अब वो चाय पी रहा है, अब वो बताएगा कि चाय अच्छी है बुरी। अब उसमें आप सुधार नहीं कर सकते, चीनी ज़्यादा हो गई, पत्ती ज़्यादा हो गई, कम हो गई, या अदरक आपने डाला नहीं डाला, पकाया अच्छा नहीं पकाया, वो बताएगा। अब उसमें सुधार आप नहीं कर सकते, वो फाइनल रिजल्ट बताएगा अच्छी चाय थी या बुरी। उसको हम कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का आकलन भी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। वो हमने लिखवा दिया था। अब इसमें कौन कौन सा हम टेस्ट लेते हैं जानने के लिए, ताकि बच्चों का समेटिव असेसमेंट हम करते हैं। यूनिट टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, एनुअल टेस्ट लेते हैं। ये सारे टेस्ट इसमें आते हैं। यानी फाइनल यूनिट के ख़त्म होने के बाद, मंथ के ख़त्म होने के बाद, एक मंथ ख़त्म हुआ तो जहाँ तक जितना पढ़ाया था उसका टेस्ट ले लिया, ईयर ख़त्म हुआ उसके बाद ले लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें ग्रेडिंग दी जाती है, फीडबैक नहीं दिया जाता है। यहाँ पे इसमें पास फेल बताया जाता है, फाइनल रिजल्ट है, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हमने 4 असेसमेंट पढ़ा। पहला हमने पढ़ा प्लेसमेंट का अर्थ हुआ कि जिसके आधार पे हम बच्चों को बांट सकें ग्रुप में पढ़ाने से पहले। फिर हमने पढ़ा फॉर्मेटिव, यानी पढ़ाने के दौरान जो कमियां आ रही हैं उसमें सुधार कर सकें। डायग्नोस्टिक, जिसमें बच्चों की कमियों का हमें पता चल सके, ताकि उसी तरह से हम अपनी क्लास को अरेंज कर सकें, रेमेडियल उपाय कर सकें। और समेटिव असेसमेंट, जिसमें हम ग्रेड दे सकें, बच्चों को फेल और पास बता सकें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। थैंक यू।